अगली फरवरी में मैं फिर डलकानिया वापस आ गया। इस जिले से पिछली गर्मियों में चले जाने के बाद काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में कितने ही आदमी मारे और उससे कहीं ज़्यादा घायल किए जा चुके थे। और चूंकि शेरनी कहाँ पर है इसका कोई अता पता नहीं था और उसके किसी एक जगह टकर जाने के उतने ही अच्छे अवसर थे जितने किसी दूसरी जगह टकराने के। इसलिए मैंने लौटकर उसी भूमि पर पड़ाव डालने का निर्णय किया जिससे मैं अब तक पूरा परिचित हो चुका था। डलकानिया पहुंचने पर मुझे बताया गया कि पिछली शाम उस पहाड़ी पर एक गाय मारी गई है जिस पर भालू का शिकार किया गया था। जो आदमी गाय बैलों के झुंड की उस समय रखवाली कर रहे थे उनको इस बात का पक्का यकीन था कि जिस जानवर को उन्होंने गाय को मारते हुए देखा वह शेर ही था। मारी गई गाय पड़ती छोड़े हुए खेतों के किनारे लगी झाड़ियों के पास ही पड़ी थी और उस जगह से जहां मेरा तंबू लगाया जा रहा था साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। मरे जानवर पर गिद्ध मंडरा रहे थे और अपनी दूरबीन से मैंने देखा कि इनमें से कई पक्षी मारी गई गाय की बाईं तरफ खड़े एक वृक्ष पर बैठे हुए थे। इस तथ्य को देखते हुए कि मारी गई गाय खुले में पड़ी थी और गिद्ध उस पर उतरकर नीचे नहीं आए थे, मैंने यह परिणाम निकाला कि गाय को तेंदुए ने मारा है और तेंदुआ मारे गए जानवर के निकट ही कहीं लेटा हुआ है। इस खेत के नीचे की तरफ की भूमि जहाँ गाय पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा ढलवा थी और उस पर घनी झाड़ियाँ उगी हुई थी। नरभक्षी का कहीं पता न था, इसलिए उस भूमि पर पहुंचना उचित नहीं था। इसके दाईं ओर एक घासीय ढलान था, परंतु यहाँ भूमि इतनी खुली थी कि बिना देख लिए गए मारे शिकार तक मेरे पहुंच जाने की कोई संभावना नहीं थी। गहरे घने जंगल वाला खड्ड जो पहाड़ी के शिखर से शुरू होकर दाएं नीचे तक चला गया था, मारे गए इस शिकार से थोड़ी दूरी पर से गुजरता था। जिस वृक्ष पर गिद्ध जमे हुए थे वह उस खड्ड के किनारे पर उगा हुआ था। मैंने इसी खड्ड पर अपनी उधर बढ़ने की रेखा बनाना तय किया। जब मैं गांव वालों की सहायता से, जिन्हें इस जमीन का इंच इंच पता था, शिकार का पीछा करने की योजना बनाने में लगा हुआ था, मेरे आदमियों ने मेरे लिए चाय तैयार कर दी। दिन अब ढलने लगा था, परंतु तेजी से काम किया जाए तो अब भी मेरे पास मरी गाय के पास जाकर देखने और रात पड़ने से पहले पहले पड़ाव पर लौट आने के लिए आवश्यक समय था। चल निकलने से पहले मैंने अपने आदमियों को चौकन्ना होकर देखते रहने का अनुदेश दिया। यदि गोली चलने के बाद वे खुली भूमि पर मुझे मारे गए शिकार के पास देखे तो उनमें से 3-4 आदमियों को तत्काल पड़ाव छोड़कर खुली भूमि में से होते हुए मेरे पास आकर मेरे साथ मिल जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि मैं गोली न चलाऊं और सवेरे तक लौट न सकूं तो खोजी दल संगठित किया जाना चाहिए। खड्डे के ऊपर रस भरी की झाड़ियां उगाई थी और बड़ी बड़ी चट्टानों पर वे उसमें यत्र तत्र फैली हुई थी और जो कि हवा पहाड़ से नीचे की ओर चल रही थी। मेरा आगे बढ़ना बहुत धीरे धीरे हो रहा था। एक कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद अंततः मैं उस वृक्ष तक पहुंच गया जिस पर गिद्ध जमे हुए थे, पर वहां जाकर पता लगा कि उस जगह से मारा गया शिकार दिखाई नहीं देता। परती छोड़ा खेत जो दूरबीन से मुझे सीधा साधा दिखाई पड़ता था, उसे यहाँ पहुंचने पर देखा तो अर्धचंद्राकार था जिसकी आर पार अधिकतम चौड़ाई 10 गज थी और जो दोनों किनारों पर छोटी होती हुई एक बिंदु भर रह गई थी। इसके बाहरी सिरे के किनारे पर घना झाड़ झाकड़ उगा हुआ था और भीतरी सिरे पर पहाड़ी तीखे ढाल से नीचे आ गई थी। जिस जगह मैं खड़ा था वहां से खेत का केवल 2/3 भाग दिखाई देता था और बाकी 1/3 भाग को देखने के लिए जिस पर मारी गई गाय पड़ी थी या तो थोड़ा चक्कर लगाकर दूर वाले सिरे से वहां पहुंचना पड़ता अथवा उस पेड़ पर चढ़ना पड़ता जिस पर गिद्ध अड्डा जमाए हुए थे। मैंने बाद वाला उपाय अपनाना तय किया। जहां तक अंदाजा लगा पाया गाय वृक्ष से लगभग 20 गज की दूरी पर पड़ी थी और इस बात की पूरी संभावना थी कि जिस जानवर ने उसे मारा था
वह उससे मुझसे भी कम दूरी पर होगा। हत्यारे को विघ्न पहुंचाए बिना मेरा उस वृक्ष पर चढ़ पाना असंभव कर्तव्य होता, और यदि वहां गिद्ध न गए होते तो उसमें कोशिश भी न की जाती। वृक्ष पर उस समय तक लगभग 20 पक्षी हो चुके थे, और नए नए गिद्धों के आने के कारण उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। और चूंकि ऊपरी शाखाओं पर जगह कम ही थी, इसलिए वे अपने पंख बहुत ज्यादा फड़फड़ा और आपस में झगड़ा भी कर रहे थे। वृक्ष पहाड़ी पर बाहर की तरफ हटकर झुका हुआ था, और उसका एक बड़ा भाग ढलवा पहाड़ी पास रुकी ऊपरी भूमि से करीब 10 फुट ऊपर प्रक्षेप किए हुए था। राइफल से दिक्कत पड़ते रहने के कारण मैं बहुत मुश्किल से इस भाग तक पहुंच पाया। इन गिद्धों में फिर कोई नया झगड़ा खड़ा होने का इंतजार करते करते मैं एक शाखा का सहारा लेता नीचे यह संतुलन बनाए रखने का भारी कर्तव्य था, जिसमें मामूली सी फिसलन या गलत कदम पड़ जाने का परिणाम सैकड़ों फुट क्या उससे भी ज्यादा नीचे चट्टानों पर गिरना होता। एक तो शाखे पर पहुंचा और वहां जाकर बैठ गया। मारी गई गाय का कुछ पौंड मांस ही खाया गया था, और अब वह पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। इस स्थिति में मैं करीब 10 मिनट रहा हूँगा, और अपना वहां बैठना मुझे कोई खास आरामदेह नहीं लग रहा था कि 2 गिद्ध जो ऊपर चक्कर काट रहे थे और वृक्ष पर उतर आने पर उनका स्वागत कैसा होगा, इस बारे में अनिश्चित थे। गाय से थोड़ी दूर जमीन पर नीचे उतरे। वे मुश्किल से ही बैठ पाए थे कि वो फिर से उड़ लिए, और उस समय मारी गई गाय की मेरी तरफ वाली झाड़ियां थोड़ी थोड़ी हिली डुली, और उनमें से निकलकर एक सुंदर नर तेंदुआ खुले में बाहर आ गया। जिन लोगों ने कभी अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल दशाओं में तेंदुए को नहीं देखा, वे अपने भारतीय जंगलों के जानवरों में से इस सबसे ज्यादा शानदार और सबसे अधिक सुंदर जानवर की गतिविधियों की गरिमा, रंगों की सुंदरता के बारे में कोई विचार अपने मानस में नहीं ला सकते। उसका आकर्षण बाहरी रूप रंग तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि यदि पौंड बराबर पौंड वजन की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी शक्ति किसी भी अन्य जानवर से कम नहीं है, और साहस की तो इसमें बिल्कुल कमी नहीं है। ऐसे जानवर को पीड़क जंतु वर्ग में रखना, जैसा भारत के कुछ भागों में किया जाता है, ऐसा अपराध है जिसे केवल वही लोग कर सकते हैं जिनका तेंदुओं से संबंधित ज्ञान केवल उसके अभागे अल्पपोषित खजियन नमूने तक सीमित है, जिन्हें उन्होंने बंदी हालत में देखा है। परंतु यह बहुत सुंदर नमूना जो मेरे सामने खड़ा था, इसकी जान तो तभी जब्त की जा चुकी थी जब इसने गाय बैलों को मारना शुरू कर दिया था। और मैंने डलकानिया और अन्य गांवों के लोगों को वचन दिया था कि अपने अंतिम बार आने पर मैं उनके इस छोटे शत्रु से यदि मौका मिल गया तो उन्हें मुक्ति दिला दूंगा। और वह अवसर अब आ गया था, और मेरा ख्याल है कि जिस गोली ने तेंदुए की जान ली थी, उसकी आवाज भी उसने न सुनी होगी। आदमी की समझ में न आने वाली बहुत सी घटनाओं में से जो जीवन में उसके सामने घटती हैं, सबसे मुश्किल ऐसी घटनाओं का कारण बता पाना है जिसमें दुर्भाग्य किसी व्यक्ति या किसी परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। इसी गाय के मालिक का उदाहरण लें, जिसकी लाश पर बैठकर मैंने तेंदुए को मारा था। यह 8 वर्ष की उम्र का लड़का और अकेला लड़का था। 2 वर्ष सुबह उसकी माँ गाय के लिए घास काटने गई थी। वहां नरभक्षी उसको मारकर खा गया था, और उस घटना के 12 महीने बाद उसके बाप को भी वैसी ही गति हुई थी। परिवार की संपत्ति में जो 2-4 बर्तन भाड़े बचे थे, वे उसके बाप द्वारा छोड़ा गया कर्ज चुकाने में बिक गए थे, और इस लड़के ने अपना जीवन उस एकमात्र गाय के मालिक के रूप में आरंभ किया था। यही गाय उस गांव के 200 या 300 जानवरों के झुंड में से तेंदुए ने अपने लिए चुनी और उसे मार डाला। मुझे भय है कि उसका टूटा दिल जुटाने के लिए किए गए मेरे प्रयत्न बहुत अधिक सफल नहीं रहे, क्योंकि नई लाल गाय यद्यपि कटकाठी में अच्छी पशु थी, वह इस लड़के के जीवन की साथिन उस सफेद गाय के चले जाने की कमी पूरी नहीं कर पाई। मेरे जवान कटड़ों की देखभाल उस आदमी ने
जिसके जिम्मे मैं उन्हें छोड़ कर गया था भली भांति की थी, और अपने लौट कर आने के दिन से ही मैंने उन्हें बांधना आरंभ कर दिया था। यद्यपि मुझे इस बात की उम्मीद कम ही थी कि शेरनी अपने चारे के लिए उन्हें स्वीकार करेगी। नंदौर घाटी से 5 मील नीचे एक बड़े पहाड़ी टीले की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। वह टीला कुछ 1000 फुट या उससे भी अधिक ऊंचा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान नरभक्षी ने इस गांव के बाहर वाले इलाकों में 4 लोग मारे थे। तेंदुए को मार देने के बाद इस गांव का एक शिष्टमंडल मेरे पास यह प्रार्थना करने के लिए आया कि मैं अपना पड़ाव डलकानिया से हटाकर एक अन्य जगह पर ले जाऊं, जो उनके गांव के पास उन लोगों ने मेरे पड़ाव के लिए चुनी है। मुझे यह बताया गया कि गांव से ऊपर टीले पर शेर को कितनी ही बार देखा गया है, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने टीले के मुख पर बनी बहुत सी गुफाओं में से किसी एक गुफा में अपना घर बनाया हुआ है। उसी सवेरे मुझे सूचना दी गई कि घास काटने गई कुछ स्त्रियों ने शेर को देखा भी था, और गांव वाले अब भारी आतंक की स्थिति में थे और इतना डरे हुए थे कि घर से बाहर तक नहीं निकलते थे। शिष्टमंडल को यह वचन देकर कि उनकी मदद करने के लिए मेरे लिए जो कुछ भी करना संभव होगा मैं जरूर करूंगा, अगले दिन सवेरे बहुत जल्दी मैं उस गांव के सामने वाली पहाड़ी पर चढ़ गया और 1 घंटे या उससे भी ज्यादा समय तक अपनी दूरबीन से उस टीले को ध्यानपूर्वक देखता रहा। फिर मैंने घाटी पार की और एक बड़े गहरे गड्ढे में से होता हुआ उस गांव के ऊपर वाले टीले पर चढ़ गया। यहाँ चलना बहुत ही कठिन था और यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि गिर पड़ने के खतरे के अलावा जिसका परिणाम मेरी गर्दन टूट जाना होता, ऐसी भूमि पर शेर का आक्रमण होने का भी खतरा था, जिससे अपना बचाव करना मेरे लिए असंभव था। दोपहर 2 बजे तक उस चट्टानी टीले को मैंने इतना अधिक छान डाला था जितना कि आगे मैं शायद ही कभी देखना चाहूं, और अपने पड़ाव की तरफ ऊपर जाने और नाश्ता करने की सोच रहा था कि ढलकानिया की तरफ की कठिन चढ़ाई चढ़ना शुरू करने से पूर्व पीछे मुड़कर देखने पर मैंने 2 आदमियों को उस दिशा की ओर अपनी तरफ दौड़ते हुए आते देखा जिसमें मैं अभी अभी आया था। मेरे पास पहुंचने पर आदमियों ने मुझे बताया कि शेर ने अभी अभी उस गड्ढे में से जिसमें से होकर दिन के पूर्व भाग में मैं ऊपर गया था एक बैल मारा है। उन आदमियों में से एक को ऊपर अपने पड़ाव में जाने को और नौकर को चाय और कुछ खाना लाकर कहकर मैं वापस मुड़ा और दूसरे आदमी को साथ लेकर फिर अपने कदम नीचे घाटी की तरफ मोड़ लिए। जिस गड्ढे पर बैल मारा गया था वह लगभग 200 गज गहरा और 100 गज चौड़ा था। जब हम खड्डे के पास पहुंचे तो मैंने कई गिद्धों को वहां से ऊपर उड़ते देखा, और हम मारे गए पशु के पास पहुंचे तो देखा कि गिद्धों ने चाट चाट कर उसकी सफाई कर डाली थी और वहां केवल खाल और हड्डियां पड़ी रह गई थी। वह जगह जहां बैल के अवशेष पड़े हुए थे गांव से केवल 100 गज की दूरी पर थी, परंतु उस अति ढलवा तट से ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मेरा पथ प्रदर्शक मुझे गड्ढे से 4 मील नीचे की तरफ ऐसी जगह से ले गया जहां गाय बैलों का एक पथ उसे पार करता था। यह रास्ता ऊंची भूमि पर जाकर चीड़ के वन में चक्करदार पथों से घुस और फिर बाहर निकलकर अंततः उस गांव में पहुंच जाता था। गांव में पहुंचकर मैंने प्रधान को बताया कि गिद्धों ने मारे गए बैल का सत्यानाश कर दिया है और उसे एक जवान कटड़ा और थोड़ी सी मजबूत रस्सी देने को कहा। जब इन दोनों को मांगने की व्यवस्था की जा रही थी मेरे 2 आदमी ढलकानिया से खाना लेकर आ गए जिसे मैंने वहां से मंगाया था। जब मैं खड्डे में फिर से घुसा तो सूरज डूबने ही वाला था। मेरे पीछे कुछ आदमी एक ओजस्वी जवान कटड़ा लिए आ रहे थे जिसे मेरे लिए प्रधान ने पास के एक गांव से खरीदा था। जहां बैल मारा गया था उस जगह से 50 गज की दूरी पर ऊपर की पहाड़ी से बहकर नीचे आए हुए चीड़ के वृक्ष का एक सिरा उस खड्डे की तल की गहराई में नीचे दब गया था। कटड़े को मजबूती से चीड़ के बाहर दिखाई पड़ते सिरे में बांध कर वे लोग वापस गांव चले गए। आसपास कहीं वृक्ष का नाम तक नहीं था और वहां बैठने की एकमात्र संभव जगह
खड्ड की तली वाली तरफ एक तंग पुश्ते के ऊपर ही थी। बड़ी मुश्किल से मैं उस पुश्ते पर चढ़ा, जो लगभग 2 फुट चौड़ा 5 फुट लंबा तथा खड्ड की तली से 20 फुट ऊपर था। पुश्ते से थोड़ा सा नीचे चट्टान भीतर की ओर चली गई थी, जिससे वहां गहरी रिक्त जगह बन गई थी, जो पुश्ते पर से दिखाई नहीं पड़ती थी। पुश्ता नीचे की तरफ बड़ा बेआराम कोण बनाता हुआ मोड़ खाता था, और जब मैं उस पर आसन जमाकर बैठ गया तो मेरी पीठ उस दिशा की ओर थी जिधर से मुझे शेर के आने की उम्मीद थी, जबकि रस्सी से बंधा कटड़ा मेरे बाएं सामने तथा मुझसे लगभग 30 गज की दूरी पर था। सूरज डूब गया था जब कटड़ा जो लेटा हुआ था उठकर खड़ा हो गया और अपना मुंह उसने खड्ड की तरफ कर लिया, और उसके एक क्षण बाद ही ऊपर से एक पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे आया। मेरे लिए यह संभव नहीं हो सकता था कि मैं उस दिशा में जिधर से आवाज आई थी गोली चलाऊं, इसलिए अपना पता न लगने देने के लिए मैं बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। कुछ समय बाद कटड़ा धीरे धीरे बाईं तरफ को घूमा और ठीक मेरे सामने पड़ती दिशा में हो गया। इससे पता लग रहा था कि जिस किसी से भी वह डर रहा था, मैं देख सकता था कि वह जरूर डरा हुआ है। वह मेरे नीचे वाली खड्ड जगह में ही है। शेर के सिर पर गोली आपातकाल में ही चलाई जा सकती है, और मेरी तरफ से कुछ भी हरकत होती तो उससे उसके मेरे वहां होने का पता लग जाता। 1-2 लंबे मिनटों तक उसका सिर बिल्कुल निश्चल बना रहा, और फिर एकदम बाहर की तरफ तेजी से एक बड़ी झपट लेकर शेर कटड़े पर जा पहुंचा। कटड़े का मुंह, जैसा मैंने बताया, शेर की तरफ था, और सामने से आक्रमण करने की संभावना बचाकर, जिसमें उस कटड़े की सींगों से चोट भी पहुंच सकती थी, शेर की झपट ने उसे कटड़े को बाईं तरफ पहुंचा दिया और समकोण बनाते हुए उस पर आक्रमण किया। दांत गड़ाने में कोई अनाड़ीपन नहीं, कोई संघर्ष नहीं, 2 भारी शरीरों के टकराने के अतिरिक्त कोई आवाज नहीं, जिसके पश्चात निशब्द हुआ कटड़ा नीचे पड़ा था और शेर थोड़ा सा उसके ऊपर आया और उसे गले से पकड़े हुए था। आमतौर से विश्वास किया जाता है कि शेर अपने शिकार को उसकी गर्दन पर टुकड़े टुकड़े कर देने वाले प्रहार करके मारते हैं। यह बात सही नहीं। शेर दांतों से अपने शिकार को मारते हैं। शेर का दायां पाश मेरी तरफ था, तो मैंने बड़ी सावधानी से अपनी 275 राइफल का, जो उस दिन सवेरे पड़ाव से चलते समय मेरे साथ थी, निशाना साध कर गोली चला दी। कटड़े पर अपनी पकड़ छोड़ बिना कोई आवाज किए शेर मुड़ा और तेजी से दौड़ता हुआ खड्ड की ओर दृष्टि से पलक झपकते ही ओझल हो गया। साफ था कि गोली चूक गई, जिसका कोई कारण बताने में मैं असमर्थ था। यदि शेर ने मुझे या राइफल की चमक को देखा नहीं था, तो इस बात की संभावना थी कि वह जरूर लौटेगा। इसलिए राइफल में दोबारा कारतूस डाल मैं वहीं बैठा रहा। कटड़ा शेर द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद बिना हिले डुले लेटा था, और मेरा यह विश्वास बढ़ता गया कि शेर के बदले मैंने उसे ही गोली से मार दिया था। तब तक 10-15 मिनट धीरे धीरे बीत चुके थे कि शेर का सिर फिर दोबारा मेरे नीचे के उस रिक्त स्थान से प्रकट हुआ। फिर लंबी शांति छाई रही, और उसके बाद बहुत धीरे धीरे शेर निकला और कटड़े के पास तक गया और खड़ा होकर उसे देखने लगा। उसकी कमर की पूरी लंबाई का लक्ष्य लेकर इस बार मैं फिर से कोई गलती नहीं करना चाहता था। बड़ी सावधानी से मैंने दर्शिकाएं ठीक की और धीरे से राइफल का घोड़ा दबा दिया, परंतु मरकर गिर पड़ने के बजाय, जैसी मुझे उसके होने की आशा थी, वह बाईं तरफ उछला और खड्ड को थोड़ा सा फाड़ता ढलवा पास पर ऊपर चढ़ते पत्थरों को उनकी जगह से लुढ़काता हुआ चला गया। लगभग 30 गज की दूरी से अपेक्षितया अच्छे प्रकाश में 2 गोलियां चली थी, जिन्हें मीलों दूर चारों तरफ आतुर लोगों ने भी सुना था, और उन्हें दिखाने के लिए मेरे पास जो कुछ था वह यही मरे हुए कटड़े में बना हुआ निश्चय पूर्वक एक
या हो सकता है 2 गोली लगने से बने हुए छेद। स्पष्ट था कि मेरी दृष्टि ठीक से काम नहीं दे रही थी, अथवा हो सकता है चट्टान पर चढ़ते समय राइफल की अग्रदर्शिका सही जगह से उखड़ गई थी। परंतु कुछ छोटी छोटी वस्तुओं पर नजर डालने पर मैंने पाया कि मेरी दृष्टि में कोई खराबी नहीं है, और नाल पर नजर डालने से पता चल गया कि दर्शिकाएं भी सही सलामत हैं। इसलिए एकमात्र कारण जो मैं शेर को मारने में 2 बार चूक जाने के लिए लगा सका, वह खराब ढंग से गोली चलाना ही हो सकता था। शेर के तीसरी बार लौट कर आने की कोई संभावना नहीं थी, और यदि वह फिर से आ भी गया तो खराब रोशनी में गोली मारकर जख्मी भर बना पाने का जोखिम उठाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था, जबकि अपेक्षित अच्छी रोशनी में मैं उसे मार नहीं पाया था। इन परिस्थितियों में उस पुश्ते पर और अधिक मेरे बैठे रहने का कोई मतलब नहीं था। दिन में पहले की गई कोशिशों के कारण मेरे कपड़े अभी भी गीले बने हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और उसके और ज्यादा ठंडी हो जाने की संभावना थी। मेरा निक्कर पतले खाकी कपड़े का था। चट्टान कड़ी और ठंडी थी तथा गर्मा गर्म चाय का प्याला गांव में मेरा इंतजार कर रहा था। ये कारण काफी अच्छे थे, परंतु मेरे वहीं बने रहने का, जहां मैं था, इनसे भी अच्छा और यकीन दिलाने वाला कारण था नरभक्षी। अब तक काफी अंधेरा हो चुका था। पत्थरों भरे खड्ड में 4 मील तक घने निम्न रोह में से होकर जाता चक्करदार रास्ता मेरे और उस गांव के बीच में अड़ा हुआ था। लोगों के संदेहों को छोड़कर कि जो शेर उन्होंने पिछले दिन देखा था और जिस पर स्पष्ट है मैंने अभी गोली चलाई थी, नरभक्षी ही था। नरभक्षी की जगहों की मुझे कोई निश्चित जानकारी नहीं है, और इस समय यद्यपि वह 50 मील दूर भी हो सकती थी, यह भी संभव था कि वह 50 गज की दूरी से मुझे देख रही हो। इसलिए यद्यपि मेरे बैठने की जगह बहुत बेआरामी की थी, बुद्धि ने मुझे आदेश दिया कि जहां मैं था मुझे वहीं बैठे रहना चाहिए। जैसे जैसे वह लंबा समय धीरे धीरे सरकता गया, यह विचार मेरे मन में आया कि रात में नरभक्षी का शिकार करना ऐसा शौक नहीं है जो मुझे पसंद आता हो, और यदि वह जानवर दिन में प्रकाश के समय गोली से नहीं मारा जा सकेगा तो इसे छोड़ दो। बूढ़ी होकर यह अपने समय पर आप ही मर जाएगी। इस धारणा को उस समय और भी बल मिला जब ठंडा और कड़ा होकर मैं गोली चलाकर शिकार मारने के लिए पर्याप्त प्रकाश बचा हुआ रहते हुए नीचे उतरने लगा, और फिसल कर ओस से भीगी चट्टान पर आ जाने से नीचे उतरने का मेरा काम पूरा कर दिया, जिससे मेरे पैर हवा में ऊपर हो गए। सौभाग्य से मैं रेत के स्तर पर गिरा, जिससे मुझे या मेरे राइफल को क्षति नहीं हुई। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी और पहुंचने पर गांव को मैंने चलता फिरता हुआ पाया, और बहुत जल्दी मैं एक छोटी सी भीड़ के मध्य में था। सभी तरफ से किए जा रहे तीखे प्रश्नों के उत्तर में मैं इतना ही कह पाया कि मैं काल्पनिक शेर पर खाली गोलियां ही चलाता रहा था। तेजी से चल रही आग के निकट बैठकर पी गई पूरी केतली की चाय ने मेरी भीतरी और बाहरी मनुष्य को पुनः गर्मी पहुंचाने का काफी ज्यादा काम किया, और तब मैं जमा हुए गांव के अधिकांश लोगों और सभी लड़कों को साथ लेकर खड्डे के ऊपर बाई की तरफ मेरे रात के महाकार्य के ठीक ऊपर निकली हुई चट्टान तक ले गया। जमा हुई उस भीड़ को मैंने समझाया कि शेर किस तरह मेरे नीचे की रिक्त जगह में से प्रकट हुआ और तेजी से कटड़े पर उछला था, और मेरे उस पर गोली चलाने के बाद वह तेजी से भागता हुआ उस दिशा की ओर चला गया था। जब मैंने खड्डे की ओर संकेत किया तो लोग उत्तेजित होकर जोर से चिल्लाए, देखो साहब, वो शेर मरा पड़ा हुआ है। मेरी आंखें सारी रात चौकसी करते करते थक गई थी, परंतु फिर भी उधर दूर आगे और फिर पीछे देखने के बाद इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता था कि शेर वहां मरा हुआ पड़ा था। एक अन्य स्वाभाविक प्रश्न के उत्तर में कि 20 या 30 मिनट बाद मैंने दूसरी गोली क्यों चलाई थी, मैंने कहा कि शेर दूसरी बार फिर ठीक उसी जगह से प्रकट हुआ था
और मैंने उस पर तब गोली चलाई थी जब वह कटड़े के पास खड़ा हुआ था, और तब वह उस पास वाले खड्डे की तरफ चला गया था। इस पर लोग फिर से चिल्लाए, जिसमें योग देने के लिए अब स्त्रियां और लड़कियां भी आकर सम्मिलित हो गए थे। देखो साहब, एक और शेर वहां मरा पड़ा है। दोनों शेर लगभग एक ही आकार के लग रहे थे और दोनों उस जगह से जहां से मैंने गोली चलाई थी 60 गज की दूरी पर पड़े थे। दूसरे शेर के विषय में प्रश्न किए जाने पर गांव वालों ने बताया कि जब 4 लोग मारे गए थे और पिछले दिन भी जब बैल मारा गया था, एक ही शेर देखा गया था। शेरों का समागम काल बहुत लचीला होता है और यह नवंबर से अप्रैल तक चलता है। और नरभक्षी ने यदि दृष्टि में पड़े हुए दोनों शेरों में से प्रत्येक शेर नरभक्षी था। स्पष्ट है अपने को समागम के लिए प्रस्तुत किया था। खड़ी ढलवा चट्टान के मुख से नीचे होकर खड्डे में जाने का एक मार्ग उस जगह से जहां मैं बैठा हुआ था कोई 200 गज नीचे खोजा गया। गांव की पूरी जनसंख्या को साथ लिए मैं मरे हुए कटड़े के पास से होकर उस जगह पहुंचा जहां पहला शेर पड़ा हुआ था। जैसे जैसे उसके पास तक मैं पहुंचा, मेरी आशाएं ऊंची उठती गई, क्योंकि वह बूढ़ी शेरनी ही थी। अपनी राइफल अपने पास के निकटतम आदमी को पकड़ा, घुटनों के बल में उसके पैरों का निरीक्षण करने बैठ गया। उस दिन जब शेरनी ने गेहूं काटने वाली स्त्री का छिपे छिपे पीछा किया था, तो उसने खेत के किनारे कुछ सुंदर पग चिन्ह बना छोड़े थे। नरभक्षी के मेरे द्वारा देखे गए वे सबसे पहले पग चिन्ह थे और मैंने बड़ी सावधानी से उनकी जांच पड़ताल की थी। उनसे पता लगा था कि शेरनी बहुत बुढ़िया हो चुकी थी और उम्र के साथ उसके पैर भी बाहर की तरफ ठुक गए थे। अगले पैरों की गद्दियों में गहरी लीक पड़ गई थी और उनमें से एक गहरी लीक सीधी सामने के दाएं पैर की गद्दी के आर पार चली गई थी और उंगलियां बढ़कर इतनी लंबी हो गई थी कि जितनी उससे पहले मैंने किसी शेर में हुई नहीं देखी थी। ऐसे स्पष्टतः भिन्न पैरों के कारण नरभक्षी शेर को 100 मरे हुए शेरों में से बड़ी आसानी से अलग किया जा सकता था। जो जानवर मेरे सामने पड़ा था, बहुत अफसोस के साथ मैंने यह पाया कि वह नरभक्षी नहीं था। जब यह बात वहां पर जमा हुए लोगों को मैंने बताई तो सभी तरफ से तीव्र असहमति की मरमर ध्वनि उठी। यह बात जोर देकर कही गई कि स्वयं मैंने पिछली बार यहाँ आने पर घोषित किया था कि नरभक्षी बुढ़ी शेरनी है और ऐसा जानवर जो मैंने उस जगह से कुछ गज मात्र की दूरी पर गोली से मारा है, जहां थोड़ा सा समय हुए ही उनके 4 आदमी मारे गए थे। इस यकीन दिलाने वाले साक्ष्य के सामने पैरों के साक्ष्य का क्या मोल था, क्योंकि सभी शेरों के पैर एक जैसे ही तो होते हैं। दूसरा शेर इन हालात में कोई नर ही हो सकता था और जब मैंने शेरनी की खाल निकालने की तैयारी की तो लोगों की एक टोली को उसे लाने के लिए भेज दिया। खड्डे का पास बहुत अधिक ढलवा और संघरा था और काफी चिल्लाने और हंसी मखौल करने के पश्चात दूसरे शेर को बहुत ही सुंदर नर शेर लाकर उस शेरनी के पास ही डाल दिया था। इन दोनों शेरों की खाल निकालना, जिन्हें मरे हुए 14 घंटे हो चुके थे और धूप मेरी कमर को पीटे डाल रही थी और निरंतर बढ़ती जा रही भीड़ चौतरफा दबाव डाले जा रही थी, उन बहुत ही अपरिय कार्यों में से एक था जिन्हें मुझे करना पड़ा था। पूरा अपराह्न तक यह काम पूरा हो गया और खालों को स्वच्छता से अपने आदमियों द्वारा ले जाने के लिए बधवा कर मैं अपने पड़ाव तक वापस 5 मील चलने के लिए तैयार हो गया। सवेरे के समय आसपास के गांव के प्रधान और अन्य लोग आ गए थे और चलने से पहले मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि चौगढ़ का नरभक्षी अभी मरा नहीं है और उन्हें चेताया कि सावधानियों को ढीला करने से शेरनी को वह मौका मिल जाएगा जिसकी वह प्रतीक्षा कर रही है। यदि मेरी चेतावनी पर ध्यान दिया जाता तो नरभक्षी इतने ज्यादा लोगों की जान न ले पाती जितने लोगों की जान उसने आने वाले महीनों में ली। नरभक्षी का
फिर कोई समाचार नहीं मिला और डलकानिया में कुछ सप्ताह ठहर कर मैं तराई में जिला अधिकारियों से मिलने का ठहराव पूरा करने के लिए चला गया।